मैं विकास सिंह चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म से सभी लोगों का नमन बंदन एवं अभिनंदन करता हूं। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बेटा, आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं, प्लासी का युद्ध। बहुत ही रोचक तथ्य है और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे तो इससे आपको एक से या दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। सारे क्वेश्चन वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, प्लस सारे युद्ध का एक कड़ी है। अगर हम इतिहास को एक कड़ी वाइज नहीं पढ़ेंगे, हम इसके पीछे कर्नाटक युद्ध पढ़े थे, कर्नाटक युद्ध के बाद हम आता है प्लासी का युद्ध और इसके बाद बक्सर का युद्ध। तो इस युद्ध के बारे में हम विस्तृत चर्चा करें, इसके पहले हम लोग इसके थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाते हैं। तो बेटा ये जानो कि 1707 में मुगल हुकूमत की जो पावरफुल सत्ता थी, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु, चूंकि वो बहुत ही एक असहिष्णु व्यक्ति और बहुत सबसे बड़ा साम्राज्य मुगलों का देखा जाए तो वो औरंगजेब के टाइम में होता है। और ये बात अलग की है कि लास्ट में जो है परम आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज उनको नाक में दम कर रखे थे और जब बुढ़ापे में उनके खांसी के आने के दिन थे तब वो पूरा दक्कन को दबाने में, मराठाओं को सप्रेस करने में लगा हुआ था और लास्ट में उनके इंतकाल 1707 में हो जाता है। 1707 में जब औरंगजेब का इंतकाल होता है, जब उनकी मृत्यु होती है, तो एक उनका सक्सीजर जो होता है, उनका उत्तराधिकारी सुयोग्य ना होने की स्थिति में क्या होते हैं, जितने भी मनसबदार होते हैं, जितने भी स्टेट्स होते हैं, वो अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र करने लगते हैं। इसी स्थिति में अगर हम लोग बंगाल की बात करें तो आप वो बंगाल उस समय कौन सा बंगाल था, तो आज का बंगाल उस समय के बंगाल में बहुत अंतर है। आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल तो पूर्वी बंगाल क्या है, तो उस समय क्या था कि उस समय बेटा बंगाल पूरा था, यानी कि आपका जो अभी बंगाल है ये पूरा पश्चिम बंगाल तो आपका था ही, पश्चिम बंगाल था, प्लस पूरा बांग्लादेश था, प्लस उड़ीसा का क्षेत्र था, प्लस झारखंड का क्षेत्र था। इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा भूभाग उस समय बंगाल का हुआ करता था। और इसकी मृत्यु के बाद सबसे पहले मुर्शीद कुली खां नामक व्यक्ति जो है वो देखता है कि अब मुगलों में वो शक्ति नहीं रह गई, तो ये अपने आप को सेपरेट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। और धीरे धीरे ये एक काम लेकिन करता है कि जो टैक्स होता है, रेवेन्यू कलेक्शन जो मुगलों को देना होता है, ये अनवरत देता रहता है। लेकिन इसने संधियां भी की, इसने युद्ध भी किए और इसी को बंगाल का संस्थापक भी बोलते हैं, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद एक दो लोग आते हैं, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा ऐतिहासिक उपयोगिता ना होने के कारण इसके बाद अगर देखें तो कौन आता है, अलीवर्दी खां। अच्छा, बंगाल का एक चीज और देखो, भौतिक स्थिति क्या है उसकी। तो बंगाल का तुम्हें पता है कि तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी रिवर निकल रही है, सांगपो रिवर निकल रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं, अपने यहां ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती थी और फिर बंगाल होते हुए पूरा जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती थी। ये हमारा ये वाला रीजन जो है, ये पूरा एरिया क्या था, ये पूरा यहां से अरुणाचल प्रदेश से इंटर करके ये करके जाके बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती थी। और उधर से क्या हो रहा है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और इनकी सहायक नदियों का एक विस्तृत जाल हमको देखने को मिलता था। कहां, बंगाल में। तो बंगाल में नदियों का जाल होना, इसका मतलब वहां की जमीन की उर्वरता शक्ति बहुत ही प्रचंड थी, बहुत ही अच्छी थी और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा था। अब चूंकि जब आपकी कृषि संपन्नता ज्यादा होगी तो व्यापारी संपन्नता ज्यादा होगी। उस समय कृषि संपन्नता रखने वाले राज्य बहुत ही अपना विशेष स्थान रखते थे। तो वहां चूंकि नदियों का जाल था, मैंने बताया सांगपो रिवर और गंगा रिवर और सुंदरबन डेल्टा वहां अभी भी बनता है, तो वहां की फर्टिलिटी, वहां की जो है उर्वरा शक्ति बहुत ज्यादा थी और जिसके कारण वो राज्य एक समृद्ध राज्य था। यहां तक कि एक समय ऐसा था कि भारत का स्वर्ग कहा जाता था, यानी बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। प्रॉस्पेरिटी में उसके कंपेयर में दूसरे राज्य थे ही नहीं। अब होता क्या है कि जब बंगाल में मुर्शीद कुली खां आता है, उसके बाद अलीवर्दी खां आता है और अलीवर्दी खां लीगली तौर पे नहीं आता। जो वास्तविक होता है, जो मुर्शीद कुली खां के सक्सीजर थे, उनको मौत के घाट उतार के अपना गद्दी पे बैठता है और गद्दी पे बैठने के बाद ये 2 करोड़ रुपया भेजता है नजराना।
नजराना भेजता है किसको? उस समय भाई साहब कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला, इनका नाम तो सुना ही होगा। अजीबोगरीब थे ये, कभी दरबार में नंगे घूमा करते थे, कभी इनके दरबार में कहते थे कल सारे लोग क्या करेंगे, घुंघरू पहन के आएंगे, कल सारे दरबार लोग साड़ी पहन के आएंगे। मतलब अजीब और साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब टाइप का ये आदमी था मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसको 2 करोड़ रुपया नजराना भेजते हैं। सोचो यहां से तुम ये लगा सकते हो अनुमान कि जो मुगल शासक इतना पावरफुल हुआ करता था, जिसके पूरे राष्ट्र में कपकपी बजती थी, आज वो 2 करोड़ रुपया भेजता है नजराना। वो कहता है कोई बात नहीं, आपको, वो कहता है मुझे 2 करोड़ नजराना भेज रहा हूं, आप यहाँ का मुझे वास्तविक संस्थापक घोषित कर दो। कहता है कोई नहीं, आप नजराना भेजो, मैं भी कर देता हूं। और इसी बीच में एक और आते हैं मुगल शासक, जिसका नाम था फर्रुख सियर। फर्रुख सियर एक्चुअली होता क्या है कि बहुत बीमार हो जाते हैं, और जब ये बहुत बीमार हो जाते हैं, मरने वाली स्थिति होती है, तो एलोपैथिक पैथोलॉजी से इनका क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है, और अंग्रेज इनको ठीक कर देते हैं। ठीक होने के बाद खुश हो जाते हैं, वाह आपने तो मेरी जान बचा दी। और जैसे ही इनकी जान बचती है, कहते हैं सुनो, हेलो इधर आओ। कहते हैं मैं बहुत खुश हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कहा भाई मुझे ये दे दो, मुझे बंगाल में व्यापार करने की खुली छूट दे दो। कहा ले जाओ, तुमने मेरी जान बचाई, जाओ बंगाल में विदाउट एनी टैक्स आप मेरा ये आज्ञा पत्र दिखा देना, जाके व्यापार करो। इन सब स्थितियों से अभी युद्ध की क्या बन रही है, पृष्ठभूमि बन रही है, युद्ध की पृष्ठभूमि बन रही है। अब क्या हुआ कि ये वहां के अली वर्दी खान शासक बन जाते हैं, और इसके बाद वो अली वर्दी खान क्या करता है, मुगल शासक से अपने आप को सेपरेट कर लेता है, उनको टैक्स वैक्स देना बंद कर देता है, और मुगलों में इतनी ताकत भी नहीं रह गई थी कि अब इनसे जबरदस्ती वो टैक्स ले पाए। इसी बीच में मराठा उत्कर्ष होता है और बंगाल पे आक्रमण करता है और बंगाल को हरा देता है, और इनको चौथ देने के लिए मजबूर कर देता है। बंगाल का पता है कि एक चौथ टैक्स होता था, जो टोटल रेवेन्यू का 1/4 होता था, यानी जितना भी आप प्रोडक्शन है उसका 1/4 किसको देना पड़ता था, मराठा साम्राज्य को देना पड़ता था। अब इस कहानी में क्या होता है, युद्ध अभी हो नहीं रहा है, मैं सिर्फ पृष्ठभूमि बता रहा हूं बेटा। तो मुर्शिद कुली खां आता है, जो बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिलाता है। उसके बाद अली वर्दी खान आते हैं। उस समय जो मुगल शासक थे, उनकी स्थिति देखी जाए तो एक कायर की भांति था। अब होता क्या है कि अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है, और अली वर्दी खान के 3 लड़कियां होती हैं, कोई लड़का नहीं होता। और तीनों लड़की की शादी, एक की शादी उन्होंने ढाका में कर रखी थी, एक की शादी उन्होंने पटना में कर रखी थी, और एक की शादी उन्होंने जो एक ढाका में, एक पटना में और एक पुनिया में कर रखी थी। जो पटना का लड़की जो थी, उसका जो लड़का था उसका नाम था सिराजुद्दौला, नवाब, यही आगे चल के नवाब बनता है। जो ढाका की थी, इनका नाम बहुत तगड़ा था, इनका कोई लड़का नहीं हुआ इनका, लेकिन नाम क्या था, इनका नाम था घसीटा बेगम। तो इनका कोई लड़का भी नहीं था, नहीं तो अगर अपने लड़के के अधिकार के लिए बहुत घसीट के मारती। इनका नाम था घसीटा बेगम। तो जब नवाब से, अली वर्दी खान से इसका हृदय लगाव था सिराजुद्दौला का, इसीलिए जब अली वर्दी खान की मृत्यु होती है तो नवाब सिराजुद्दौला जो है अपनी नाना की जगह पे बैठता है। ठीक, पुनिया का लड़का राजा नहीं बनता तो ये भी नाराज चल रही थी, पर घसीटा बेगम लड़का नहीं था तब भी नाराज चल रही थी कि मतलब इनका कैसे बन गया, ज्वेलसी तो होती ही है। खैर जो भी है, नवाब बन गए। कौन? नवाब सिराजुद्दौला। अब जब नवाब बन गए सिराजुद्दौला, तब स्थितियां क्या हुई देखो। उस समय नवाब से विरोधी बहुत थे। नवाब ऐसा नहीं कि बहुत अकर्मण्य था या योग्य नहीं था या प्रशासनिक क्षमता नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन उस समय का जो वातावरण था वो बिल्कुल इसके प्रतिकूल था। इसके अंदर षड्यंत्र करने वाले बंगाल में बहुत सारे लोग थे, जिसमें अगर देखा जाए तो इसका सेनापति ही सबसे मेन था, मीर जाफर। बिल्कुल इससे जलता था, नफरत करता था। दूसरा क्या था? राय दुर्लभ, ये भी सेनापति था, राय दुर्लभ। इसकी राय ही बहुत दुर्लभ से मिलती थी, इसीलिए इसका नाम याद कर लोगे, राय दुर्लभ। उसके बाद खादिम खां, ये भी भाई साहब का एक अजीब सा रोल था, ये भी एक सेनापति। ये तीनों क्या हो गए? सेनापति हो गए, जो इससे क्या चल रहे थे, लगातार नाराज चल। एक वहां का व्यापारी, जैसे आज के मुकेश अंबानी है, उस समय वहां एक बहुत व्यापारी जिसके पास समृद्धि बहुत। तो जो बड़े पूंजीपति लोग होते हैं ना, इनका भी प्रशासन में बड़ा रोल होता है। अब सोचो कि भारत के यहाँ रूल रेगुलेशन में क्या मुकेश अंबानी और यहाँ के जो पूंजीपति, अरबपति, खरबपति, इनका कोई रोल नहीं होता? बहुत ज्यादा रोल होता है। इसी प्रकार उस समय जो वहां का बहुत ज्यादा धनी आदमी था, उसका कुछ
नाम था अमीर चंद, ये भी उनसे व्यापार चल रहा था। मानिक चंद का वहां बहुत ज्यादा वर्चस्व था। मानिक चंद एक नाम का व्यक्ति था, उसका भी बहुत वर्चस्व था। और एक जगत सेठ थे, जगत सेठ एक सेठ था, इसका भी वर्चस्व था। ये सारे लोग नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ थे। ये षड्यंत्र रच रहे थे कि किसी तरीके से अगर मौका मिले तो नवाब को क्या कर दे, पलटानी खिला दे। नवाब से जलते थे, जोलेसी रखते थे। हाँ, नवाब के पास एक दो होते नहीं, कुछ लोग होते हैं कटप्पा, सर कटा देंगे, सर झुका सकते नहीं, तो एक दो कटप्पा होते हैं। उनके भी शासन में एक दो कटप्पा थे जो उनके लिए लड़ने को मरमटने को तैयार थे। उनका नाम था मीर मादन और मोहनलाल। मीर मादन और मोहनलाल एक दो टुकड़ी ऐसी थी जो इसके हमेशा नवाब के साथ खड़े रहते थे। लेकिन नवाब चूंकि अभी नया नया नवाब बना था, नया उतावला लड़का सा नवाब बना था, इसको ज्यादा षड्यंत्र के बारे में जानकारी नहीं थी। उधर क्या हो रहा था, अंग्रेजों में देखो क्या हो रहा है। तो मैंने जब तुम्हें कर्नाटिक वार पढ़ाया था तो मैंने कहा पहला कर्नाटिक वार अंग्रेजों के और फ्रेंच के बीच में हुआ था। तो कब हुआ था तुम्हारा 1746 से 48 के बीच में। फिर मैंने बताया था 49 से 54 के बीच में हुआ था। अब चूंकि सेकंड कर्नाटिक वार में अंग्रेजों को क्या मिल गया था, विजय मिल गई थी, विजयी हो गए थे। तो सेकंड कर्नाटिक युद्ध में जब चूंकि ये फ्रेंच को हरा लिए थे तो इनका सीना 56 इंची का था। ये लोग लग रहे थे कि मतलब एकदम बलबली हो रखे थे। लेकिन इसी बीच में इस समय क्या चल रहा है, 1756 ईस्वी में हुआ क्या कि फिर से मामला गड़बड़ाने लगा। मैंने बताया था तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। तो 1756 में क्या हो रहा है कि बेटा सप्तवर्षीय युद्ध की पृष्ठभूमि बन रही है, जिससे फ्रेंच और अंग्रेज एक दूसरे से एकदम मारने पीटने के तैयार हैं, क्योंकि उन लोगों के आका वहां लड़ रहे हैं। कहां, यूरोप में। वो पिछला वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। अब ये बन रहे हैं तो सारे लोग अपने दुर्गों का निर्माण कर रहे हैं। अंग्रेज जो थे कलकत्ता में जो कोठी बनाए थे, वहां उन्होंने एक कॉलेज बनाया था फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम की किलाबंदी करने लगते हैं। फोर्ट विलियम की किलाबंदी करके उस पर तोप लगाने लगते हैं। ये कहता है नवाब सिराजुद्दौला, है हमारे राज्य में तुम कैसे कोर्ट ये लगाओगे, तोप वोप नहीं लगेगा। तो कहे सुनिए साहब, ऐसा है कि 7 वर्षीय वार चल रहा है, हम लोगों का फ्रेंच वालों का कभी भी युद्ध हो सकता है, हमको लगाने दो। कहे नहीं, सब कुछ तो सही, हम फ्रेंच वालों को मना कर देते हैं। फ्रेंच वालों को मना कर दिया, उन्होंने अपनी तोप हटा ली। कहा चलो ठीक है। इनसे कहा तुम भी हटाओ, ये नहीं हटाए। अंग्रेज कहे हम नहीं हटाएंगे। नवाब ने तुरंत आक्रमण किया। इन लोग सबको पकड़ के मार मूर के भगा दिया। सारे लोग भाग गए। उसको लगा नवाब सिराजुद्दौला का, वाव मैंने तो गजब उठाया। ये लोग भागते रहे, कलकत्ता छोड़ के भागे और इनको बड़ा आनंद आ रहा था कि चलो ठीक है बड़ा। और इन्होंने कलकत्ता का नाम अलीनगर कर दिया। जीत भी लिया, कलकत्ता का नाम इन्होंने चेंज करके अलीनगर कर दिया। उनको लगा सब सही है, गजब, अब क्या करना है। फिर लौट के आते हैं, जश्न मनाते हैं। और जश्न मनाते हैं वो लोग, भाग के कहां जाते हैं, मद्रास। और मद्रास में कौन बैठा हुआ है पता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो, ग्रेट आदमी जिसने आर्काट विजय दिलाई, जिसने सेकंड कर्नाटिक युद्ध जिताया। कौन, रॉबर्ट क्लाइव अपना खुद, जब रॉबर्ट क्लाइव को एक खबर मिलती है तो वाटसन के साथ, ये जो जल सेना का हेड था वाटसन, और खुद रॉबर्ट क्लाइव, ये दोनों आ जाते हैं लड़ने। और एक विस्तृत लगभग 3000 की सेना लेकर जब लड़ने आते हैं, और लड़ने के बाद ये तुरंत आक्रमण के मूड से आते हैं। और जब युद्ध हल्का फुल्का युद्ध होता है जिसमें इसको लग जाता है सिराजुद्दौला को कि इसमें हमारी पराजय हो जाएगी, तो सोचता है इनसे लड़ने से अच्छा है चलो हम लोग अलायंस कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हो जाता है, जिसको बोलते हैं 1756 में एक समझौता होता है इन दोनों के बीच में। उस समझौते को हम लोग बोलते हैं अलीपुर की संधि। अलीपुर की संधि हो गई, मामला डन, चलो ठीक है। वाटसन भी मान गया, ठीक। एडमिरल वाटसन था, एडमिरल मतलब जल सेना का। एडमिरल वाटसन जो है ये जल सेना का है। और क्लाइव क्या है, इसकी खोपड़ी ही महान है, चाणक्य है। अब एडमिरल वाटसन भी मान गया, लेकिन क्लाइव को खटकती है बात, कहता नहीं ऐसे नहीं मानूंगा, इसको हराऊंगा, इस नवाब सिराजुद्दौला का हटाऊंगा। इसने
कोठरी में बंद करके अंग्रेजों को एक दिन वो बहुत तगड़े से प्रताड़ित करके सारे लोग रेस्पिरेशन डिजीज से पीड़ित होकर मर गए थे। कहता है इसको हराऊंगा, इसको पदोचित करूंगा, इसे हटाऊंगा। तो वो क्या करता है, षड्यंत्र रचता है। वो अपनी मीटिंग करता है किससे, मीर जाफर से। और इस मीटिंग में जो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं उनका नाम होता है अमीरचंद व्यापारी। इनसे कहता है तुम्हें जो कहोगे वो देंगे। अमीरचंद मान जाता है, कहता है चलो ठीक है। सारी चीजें जब मान जाता है, बीच में जब इन्होंने मीटिंग रख दी मीर जाफर से, बस इनका गला काट देता है, कहता है हटो रास्ते से। मीटिंग हेल्ड हो गई थी। इनसे कहता है सुनो भाई, तुम्हें हम राजा बना देंगे। जैसे ही इनका सुनते हैं कि हम राजा बन जाएंगे, हम नवाब बन जाएंगे, इनका सीना फूल के 56 इंची हो जाता है। कहते हैं बताओ क्या करना होगा मुझे। कहे नंबर 1 24 परगना देना होगा, वहां की जिम्मेदारी हम लेंगे। कहा कोई बात नहीं, मान गए, चलो आगे बताओ, हमको बनाओगे ना नवाब। कहे हाँ बनाएंगे। कहे सुनो और दूसरी बात, कलकत्ता पे हमारा नियंत्रण होगा, कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित होगा हमारा। कहे कोई दिक्कत नहीं भाई, नियंत्रण स्थापित कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमको बनाओ तो नवाब। कहे नहीं और एक चीज। कहें क्या। कहीं हमें फोर्ट विलियम का क्या होगा, किलाबंदी करने का आजादी होगा, मतलब हम किलाबंदी कर सकते हैं। कहे कोई बात नहीं करो। कहे हमको लेकिन इतना युद्ध करेंगे तो पैसा तो लगेगा, पैसा भी देना होगा। कहे अरे ले लेना पैसा, बहुत ही पैसा है, नवाब के पास पैसा कमी नहीं है, ले लेना। फिर उसके बाद पैसे उसे के लिए सब के लिए। कहते आप कैसे बनाओगे मुझे। कहे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। कहा सुनो तुम्हें एक काम करना है। कहे क्या। कहे तुम्हें एक काम करना है कि नवाब को अपने दरबार से 32 किलोमीटर दूर प्लासी तक लाना है और हम युद्ध की पूरी तरीके से घोषणा करते हैं। तो कहा ठीक है। और दूसरी चीज कहें क्या करना है। तो कहें राय दुर्लभ, मीर जाफर और जितने भी इनके सहयोगी थे, आप लोगों को तटस्थ रहना है, यानी कि युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना है। कहे कोई बात नहीं ठीक है चलो। फिर 32 किलोमीटर की वो लाकर उनको कहां लाता है, प्लासी पे लाता है। और प्लासी के जगह पे लाने के बाद क्या करता है कलाऊ, मुर्शिदाबाद ये कौन, मुर्शिद कुली खां ने बनाया था। यहां पर सीधा हमले के लिए अपनी सेना लेकर 4000 सैनिक लेकर पहुंच जाता है। जब लगता है सिराजुद्दौला का अब युद्ध होने वाला है, तो अब स्थितियां तो बन चुकी युद्ध की। अब क्या करते हैं, आओ युद्ध कराते हैं ना। दिन आता है 23 जून। 23 जून के दिन वो समय था जब प्लासी पे दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। और कैसे खड़ी थी, इनकी सेनाएं अंग्रेजों की थी 4000 सेना, बहुत सेना थी, अंग्रेजों इससे भी कम लेकर चलते थे। और बनाम सिराजुद्दौला की सेना कितनी थी, 50,000। 1 2 3 4 4000 बनाम 50,000 के बीच में युद्ध होता है। लेकिन दुर्लभ राय, मीर जाफर, खादिम खां ये सब तटस्थ हो जाते हैं। युद्ध होता ही नहीं है। बेचारे दो ही मीर मदन और मोहनलाल, ये दोनों लड़ते हैं बहादुरी से। मीर मदन और मोहनलाल सिर्फ यही दो टुकड़ी लड़ती है आराम पूरे जी जान से। और मीर मदन युद्ध में मारा जाता है और मोहनलाल नवाब सिराजुद्दौला को लेकर सुरक्षित स्थान की तरफ भाग ही रहा था। तब तक मीर जाफर का लड़का जिसका नाम था मीरन, और वो तुरंत नवाब सिराजुद्दौला का कत्ल कर देता है। इस तरीके से नवाब सिराजुद्दौला का कत्ल होने के बाद वहां का नवाब कौन बनता है, तो मीर जाफर बनता है। और मीर जाफर जब वहां का नवाब बनता है तो अप्रोक्सीमेट 3 करोड़ रुपया वो ब्रिटिशर्सों को देता है, जिसमें 1 करोड़ लगभग 70 लाख रुपए वो नगद देता है और कई तरीके के भेंट देता है, गिफ्ट देता है, उपहार देता है। और ये पहली ऐतिहासिक विजय थी। अभी तक ये कंपनी थी, लेकिन इसने हुकूमत करता नहीं स्थापित की थी। अब यहां से ये हुकूमत करता हो गई और इसका बंगाल पे नियंत्रण स्थापित हो गया। और बंगाल पे वो लूट मची कि जो दोनों प्रेसिडेंसी और से, मद्रास था तुम्हारा, मुंबई था और ये कलकत्ता था। तो मुंबई और मद्रास के खर्चे भी कहां से जाने लगे, यही तुम्हारे कलकत्ता से जाने लगे। और यहां ऐसी लूट मचती है कि 1770 में सोचो, जो सोने का चिड़िया बोल सकते हो उस समय था, जो सबसे समृद्ध इलाका था, 1770 में लगभग 30 लाख लोग भूखों मर जाते हैं। ऐसा अकाल पड़ता है। ऐसा अकाल भूतो न भविष्यतो कभी बंगाल में पड़ा ही नहीं था। तो इस तरीके से फिर मीर जाफर का बाद में वो कहानी आती है। मीर जाफर को हटा के लोग किसको बैठा देते हैं, बाद में मीर कासिम को, चूंकि इसको भी लगता है मीर जाफर को, ये इसका दामाद होता है मीर जाफर का, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन मीर जाफर का हटाना इनको
गलत हो जाता है और मीर कासिम एक तेज तर्रार सुयोग्य शासक था और वो शुरू से ही अपने अंदर के सारे भी जो एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंडिचर थे, उनको सबको मेंटेन करता है और अपनी शासन व्यवस्था को मेंटेन करने के साथ साथ अंग्रेजों पर भी नियंत्रण स्थापित करने लगता है। जैसे अंग्रेजों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है, अंग्रेजों को तो चुटकी लग जाती है कि भाई है, हमने तुम्हें शासक बनाया था कि सब कुछ करो, लेकिन हमारा गुलाम बन के करो, तुम तो हम ही को सिखा रहे हो। तो उनको फिर हटा देता है, लेकिन ऐसे नहीं हटता। कई सारे युद्ध होते हैं। कटवा का युद्ध होता है, एक कटवा का युद्ध, एक गिरिया का युद्ध, और एक होता है उदयनाला का युद्ध, और फिर होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध तो आप लोग बहुत ढंग से पढ़ेंगे, 1764 में होगा, और ये सारे युद्ध 1763 में होते हैं। 1763 तो हम लोग फिर मिलेंगे। ये कटवा के युद्ध और सारे युद्ध के फलस्वरूप लास्ट में बक्सर का युद्ध होता है और मीर कासिम को वो बाद में फिर से गद्दी पे हटा देते हैं और मीर जाफर को बैठा देते हैं। और कहानी वहां एक चीज मेन जो होती है, द्वैध शासन लागू हो जाता है। द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन क्या होता है बेटा? तो जितना भी पावर था, कहते हैं कि पावर जो शक्ति स्थापित करता है वो कौन था? अंग्रेज थे। रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्सेशन का पावर कौन किसके पास चला जाता है? वो अंग्रेजों के, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ पैसा लेते हैं। और जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता है और पैसा नहीं पाता, वो कौन था? वो मीर जाफर था। तो मीर जाफर क्या करता है? वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है पर उसके पास कोई पावर नहीं होती। और अंग्रेजों के पास क्या होती है? सारी पावर होती है पर उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इसी को कहते हैं द्वैध शासन, जो बंगाल में लागू होता है और जो आके बाद में वारेन हेस्टिंग्स हटा देता है। तो दूसरे युद्ध में हम लोग मिलेंगे 1764 में और फिर युद्ध कराएंगे। वो व्यापक युद्ध होगा जब नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, तिरगुट की सेना अंग्रेजों के समक्ष एक दूसरे को मर पीटने, काटने, चोखने, भागने के लिए तैयार होंगे और वो युद्ध हम लोग कराएंगे। लेकिन अभी नहीं, बहुत युद्ध हो गया, मारपीट बहुत हो गई ना। अब चलो बौद्धिज्म वाली बात करते हैं। सबका भवन सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दूसरे वीडियो में मिलते हैं बक्सर के युद्ध के साथ। तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत।